गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने राजनीतिक दल की जरूरत के बारे में देखा था और राजनीतिक दल के कार्य के बारे में हमने जाना था। हम लोग का अध्याय 6 राजनीतिक दल प्रारंभ हुआ था। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कितने राजनीतिक दल। अब हम देखते हैं कि इसमें पता चलता है हमें कि राजनीतिक दल बहुत रूप में पाए जाते हैं। हमारे भारत में, हमारे लोकतांत्रिक देश में बहुत सारे राजनीतिक दल बहुत सारे होते हैं। अब कितने राजनीतिक दल होने चाहिए वो भी जानना चाहिए। आइए देखते हैं कि कितने राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। इस औपचारिक अर्थ में क्या होता है कि बहुत सारे सही देशों में राजनीतिक दल है। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम पंजीकरण करने वाले दलों की संख्या कितना है? 750 से ज्यादा है। अब भारत में खुद कहीं देख लेते हैं, चुनाव आयोग का पंजीकरण का जो संख्या है 750 से ज्यादा कहलाता है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन हर एक दल हर एक जन को चुनौती देने की स्थिति में नहीं पाया जाता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है तो कि आमतौर पर कुछ ही पार्टियां सक्रिय होते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। अब लोकतंत्र के अच्छाई के लिए कितने दल की होने की आवश्यकता कहलाती है, मतलब कितने दल होने चाहिए। कई देशों में सिर्फ ऐसे एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि सिर्फ एक ही दल को अनुमति दिया जाता है कि सिर्फ एक ही दल सारे देश को संभाले और उसका कार्य संपूर्ण करे। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? एक दलीय शासन व्यवस्था इसे कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। चीन में सिर्फ क्या कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की सिर्फ अनुमति मिलती थी। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है। वहां पे बहुत सारे लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है, पर वहां की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देता है। स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति उसे नहीं मिलता है कि हम उसके बदले कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हम उसके खिलाफ खड़े हैं। अगर हम आपको याद होगा कि अगर हम उसके खिलाफ खड़े होते थे तब उसे जो व्यक्ति उसके खिलाफ जो खड़ा होता था उसको दंड दिया जाता था। प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देता, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता है। इसलिए अगर लोग को प्रतिद्वंदिता नहीं देने के लिए अनुमति नहीं मिलेगा तब लोग राजनीतिक दल बना के करेंगे ही क्या। इसलिए उसे राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। इसलिए और कोई नया दल उस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कोई नया दल नहीं बन पाता है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यह एक दलीय व्यवस्था जो है उसको हम अच्छा विकल्प हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं कहलाता है। किसी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि राजनीतिक दल में प्रतिद्वंदिता तो होनी चाहिए, मतलब कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए। अगर कंपटीशन रहेगा नहीं तब उस बीच हमें पता कैसे चलेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर प्रतिद्वंदिता रहेगा तब उसके प्रति हम लोग को पता चलता है कि कौन किसके लिए कितना करता है और देश के लिए कौन कितना ज्यादा करता है। इसके चलते हमें पता भी चलता है प्रतिद्वंदिता होने से। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों की हम एक दलीय व्यवस्था की अच्छा विकल्प नहीं मान सकते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने या पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए।
मतलब सत्ता में उन्हें आने का और पर्याप्त अवसर प्राप्त करने का उन्हें अनुमति भी देनी चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो प्रमुख दलों के बीच ही बदलती रहती है, और कुछ देशों में क्या होता है कि सत्ता सिर्फ दो ही दलों में ही बटा हुआ रहता है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ कुछ देशों में सिर्फ दो ही पार्टियां रहती हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि उसके अलावा कुछ और भी पार्टियां हम ला सकते हैं, मतलब कुछ और पार्टियां आ सकती है और उसके खिलाफ भी कुछ सीटें भी अपने प्रति कर सकती है, मतलब अपने ऊपर कुछ सीटें भी बना सकती है। लेकिन पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ दो ही दल प्रबल मतलब उसे लोकतांत्रिक राजनीतिक सत्ता में लड़ने के लिए सिर्फ दो ही दल प्रबल दावेदार के रूप में कहलाते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा ही दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही दो दलीय व्यवस्था पाया जाता है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में दो दलों से ज्यादा के लिए अनेक दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब जब यहाँ पे बोला गया है इसके अलावा जब दल सत्ता के लिए होड़ में हो, मतलब उसे भागदौड़ में हो और झगड़ा मतलब हो, और दूसरी बात दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करने का सत्ता आने का ठीक ठाक अवसर प्राप्त हो, मतलब अवसर हो, तो इसे क्या कहते हैं बहुदलीय। जब मतलब इससे बोला गया एक दलीय क्या होता था कि जिसे पूरे देश में एक जन को ही बोल दिया गया कि तुम उसके शासन को संभालो। अब बहुदलीय क्या हुआ कि एक से अधिक, दो से अधिक, मतलब बहुत सारे अनगिनत बहुत सारे राजनीतिक दल पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में 750 कुल राजनीतिक दल पाए जाते हैं, तो इसी के लिए वो हमारे भारत क्या बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था हम लोग का कहलाता है। इसीलिए वही बोला गया है इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बन सकता है। इस दल में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कुल सीट किसी को नहीं मिल पाता है जिससे उनकी जीत पूरी हो सके, इसीलिए क्या करते हैं उसे कुल सीट पाने के लिए लोग गठबंधन सरकार भी बनाते हैं। गठबंधन सरकार बनाने के बाद भी इनकी सरकार को संभाला जा सकता है, बना सकते हैं, सरकार को बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टी चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब सत्ता हासिल करने या चुनाव लड़ने और सत्ता में पद पाने के लिए जब उसे गठबंधन करते हैं, उसे मोर्चा करते हैं, जब उनसे हाथ मिलाते हैं तब उन्हें गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। भारत में 2004 में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन बने थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। ये 2004 के रूप में 2004 में ऐसे संसदीय चुनाव के रूप में ये 3 गठबंधन बने थे। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घोलमेल वाली लगती है। अक्सर क्या होता है कि बहुदलीय व्यवस्था घोलमेल वाली लगती है, मतलब पूरी तरह से अच्छी लगती है, मतलब सब बातें उनमें सम्मिलित होती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। देश को क्या करता है राजनीतिक अस्थिरता को भी की तरफ इसे खींच लिया जाता है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिल जाता है। तो इसमें से कुछ ही प्रणाली बेहतर है, तो इसमें से क्या होता है कि कुछ ही प्रणाली बेहतर कहलाती है। अक्सर पिछले जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। अब इसके चलते हम देखते हैं कि अक्सर पिछले जाने वाले जो सवाल होते हैं उसके तौर पर जब हम इन्हें जवाब देते हैं तब हम सिर्फ यही जवाब दे सकते हैं कि यह कोई अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं होता। जब दलीय व्यवस्था का चुनाव करना कोई एक मुल्क के हाथ में नहीं होता है।
यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है। यह बहुत सारे लंबे कामकाज, बहुत ही लंबे दायरे दौर के बाद ही यह अपने आप ही विकसित होता है। और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। सभी चीजें क्या करती हैं? अपनी भूमिका निभाती हैं। कौन कौन सी चीजें? इसमें समाज की प्रकृति, दूसरा बोला है राजनीतिक विभाजन, तीसरा है राजनीतिक का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली। इसका सभी चीजें अपनी भूमिका, अपनी अहम भूमिका निभाती है। इससे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। अब इसे बहुत जल्दी हम बदल भी नहीं सकते। जब यह बन जाता है तब उसके बाद हम इसे बहुत जल्दी नहीं बदल सकते हैं। खुद यह एक लंबे दौर के कामकाज के खुद विकसित होते हुए यह प्रकृति सभी, हर देश इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विदेश परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। हर देश क्या करता है? अपनी विदेश परिस्थितियों के अनुरूप, मतलब इसके अनुरूप, मतलब इसको अच्छे बनाने के लिए दलीय व्यवस्था विकसित करता है। इसमें दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इनकी इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम है। बहुत सारे ये भौगोलिक विविधताओं के रूप में बहुत सारे कुछ ही पार्टियां, मतलब गिनी चुनी कुछ पार्टियां बहुत सारे, मतलब भारत में सब जगह फैली हुई है। विविधताओं को समेट पाने में सक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है। और बोला गया है कि हर मुल्क में और हर एक स्थिति के रूप में सिर्फ एक ही पार्टी चले ऐसा कोई संभव नहीं है। बहुत सारे अनेक पार्टियां चल सकती हैं अपने अनुसार। जब व्यक्ति अपने अनुसार ही वो अपने शासक चुन नहीं सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, कितने हैं, कितने प्रकार में पाए जाते हैं, वो देखते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल विश्व में संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल। अब विश्व संघीय व्यवस्था में लोकतंत्र में क्या है? 2 तरह के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की से सभी इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। अब यहाँ पे बोला गया संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में, संघीय इकाई में से सिर्फ एक इकाई में, 2 इकाई में बटा हुआ है तो एक इकाई में क्या है कि अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल। इस 2 दल के बारे में बताया गया है। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। और बहुत सारे देशों में कई पार्टी के रूप में फैला हुआ है और इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाई है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में हर एक राज्य में एक इकाई के रूप में पाया जाता है, मतलब हर एक राज्य में इसे पाया जाता है। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियां, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानते हैं। क्या करता है ये कि कुल मिलाकर देखें तो ये सारे इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली जो नीतियां होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, रणनीतियां होती है, मतलब जो नियम बनते हैं, जो कार्य बोले जाते हैं, उनको राष्ट्रीय तौर पर इसे संपूर्ण किया जाता है। देखे देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। देश की हर पार्टी को क्या करता है? चुनाव में अपना पंजीकरण कराना जरूरी है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष
सुविधा देता है। और यह क्या करता है, यह अब एक दलों को समान मानता है, हर एक दलों को यह एक समान मानता है, पर बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। क्या करता है, स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं उत्पन्न करता है। जो विशेष तौर पर जो दलें कहलाती है उसे कुछ अलग सुविधा दिया जाता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इन्हें क्या सबसे पहला कार्य क्या होता है कि इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जिसका प्रयोग क्या करता है, पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जो उस पार्टी में जो कहलाता है वही व्यक्ति इस चिन्ह को का उपयोग कर सकता है। इस अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाले पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। इस विशेषाधिकार जो पार्टियां जो कहलाती है, इस पार्टियों को क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। अब यहाँ पे बोला गया मान्यता प्राप्त दल बनने के लिए यहाँ पे कितने सीट वोट और कितने सीट वोट और कुछ सीटें जीतकर इसमें मान्यता प्राप्त दल के बारे में बताया गया। जब कोई पार्टी राष्ट्रीय विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6%, मतलब राष्ट्रीय विधानसभा में जब चुनाव होगा तब उसमें कुल वोट का 6% या उसमें अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, मतलब कम से कम 6% से अधिक सीटों से प्राप्त होती है और कम से कम 2 सीटों से अधिक होने के कारण जब उसमें जब जीत हासिल करती है तब उसे मान्यता प्राप्त दल में शामिल किया जाता है। सीटें पर जीत दर्ज करती है तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसे राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुछ वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाएं चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6%, मतलब 4 राज्यों में पड़े जो विधानसभाओं के रूप में जब वोट होता है 4 राज्यों के रूप में उसका टोटल का 6% लगभग हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव के काम से कम 4, मतलब लोकसभा के काम के चुनाव से कम से कम 4 सीटों पर लाभ, मतलब जीत दर्ज करता है। कम से कम 4 सीट पर जब अगर वो जीत दर्ज कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाता है। तब उसे क्या होता है कि राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2006 में देश के 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। 2006 में ये कितने 6 दल को राष्ट्रीय समानता प्राप्त होता है। अगर आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। हम लोग का पहला दल है, 6 दलों में से पहला दल के बारे में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इससे स्टार्ट करने से पहले हम ये क्लास को आज ही समाप्त करते हैं, ठीक। और जो हमें 6 दल के बारे में जो बताया गया, जिन्हें 6 दलों को राष्ट्रीय मान्यता का मतलब दर्जा जो दिया गया था, उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का जो दर्जा दिया गया था 6 दलों को, उन 6 दलों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आशा करते हैं सभी को अभी आप लोग घर में ही व्यतीत कर रहे होंगे अपने समय, और अभी बाहर ना निकले तो अच्छा होगा। और दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि घर में ही रह के सिर्फ अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिए। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको, मतलब जब कोई भी पढ़ाए, कोई भी जब टीचर पढ़ाए या भैया लोग कोई भी पढ़ाए तो उसको आप लोग को क्या करना है कि कुछ पहले आप लोग को रीड पहले से करके रखना। हर बार बोला जाता है कि प्रोसेस के अनुसार हर चीज काम करना चाहिए, कि पहले से आप लोग को रीड करके रखना है। उसके बाद जब अगर आप लोग रीड करते हैं तो पढ़ते समय आप लोग को बोलते बोलते पढ़ना है, क्लियर करना है। उसके बाद जब अगर आप लोग पढ़ चुके, अब आप लोग जब वीडियो देख के पढ़ चुके, उसके बाद आप लोग को फिर दोबारा आप लोग को बिना वीडियो देखे आप लोग को एक बार लास्ट में पढ़ लेना अच्छे से। अगर आप लोग को उसके बाद भी आप लोग को अगर समझ में ना आए
तब आप लोग को पूछना है। ऐसा नहीं है कि पहले आप लोग पूछ नहीं सकते, पहले भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन 3 स्टेप को आप लोग क्लियर अनुसार अच्छे से आप लोग पूरी तरह से पूरा कर लेंगे तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट हो भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, बेझिझक आप लोग इसको पूछ सकते हैं। आप लोग को हर बार बोला जाता है कि अगर जो चीज आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज आप लोग पूछा कीजिए। अगर नहीं पूछेंगे तो हम तक कैसे पता चलेगा हम लोगों कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो फिर लेसन आप लोग का क्लियर ही नहीं हो पाएगा, समझे। इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि अच्छे अनुसार आप लोग को जो नहीं समझ में आ रहा है वो चीज पूछा कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, सब चीज का हल होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और कोई दिक्कत हो तो उसे पूछने में मतलब पूछा कीजिएगा, ठीक। और ज्यादा समय आप लोग कोशिश कीजिए कि घर पे ही रहिए, मार्केट ना निकलिए। अभी का समय चास में भी बहुत सारे संक्रमण फैल चुके हैं कोरोना के, ठीक। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि घर पे ही ज्यादा देर रहे, ठीक है। थैंक यू।